सर आ रही स्क्रीन पे? ओके देखो, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर, लास्ट टाइम ये टॉपिक हुआ नहीं हमारा, आधा रह गया। तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर देखो किस तरह से करेंगे। नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। द वेक्टर n इज गिवन मींस द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आर डबल। तो देखो वहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। n एक वेक्टर दिया हुआ है जिसके वैल्यूज है 2 3 4। उसके बाद उस पे उन्होंने क्या किए, 2 अप्लाई कर दिए, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिए। दैट मीन्स उसके जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो डबल हो जाएंगे। दैट इज 2 2 4, 3 2 6 एंड 4 2 8। सही है। उसी के साथ देखो, यू कैन सी द लॉजिकल सिमिलैरिटीज। इफ वी डिवाइड द वेक्टर n बाय 2 देन इट कंपोनेंट्स आर हाफ्ड। ये सेम प्रोसीजर है जिस तरह से हम लोग ने किए थे पॉलीगॉन्स पे, राइट। पॉलीगॉन्स की एक सीक्वेंस हमारे पास दी हुई थी। पॉलीगॉन्स पे हमने क्या किए, पॉलीगॉन्स पे हमने पहले x और y को, दोनों भी यूनिट्स को, एक या फिर दो उसमें ऐड कर दिए। तो जो पॉलीगॉन्स का शेप था वो क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, राइट। क्योंकि x पे भी हम 2 यूनिट अप्लाई कर रहे थे, उसी तरह से y पे भी हम लोग 2 यूनिट अप्लाई कर रहे थे। तो सिमिलरली अगर हम उसी वैल्यूज में अगर उसको 2 से डिवाइड कर दे, x की वैल्यू को भी 2 से डिवाइड कर दे, y की वैल्यूज को भी 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। पॉलीगॉन का जो शेप होगा वो आधा हो जाएगा, या फिर उसकी जो साइज रहेगी वो आधी हो जाएगी, लेकिन उसका जो शेप रहेगा वो प्रिजर्व रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, राइट। उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने x की भी वैल्यूज को चेंज कर दिए, सिमिलरली हमने y की वैल्यूज को भी चेंज कर दिए। उसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है हमें n, उसी के ऊपर हम लोग जो भी है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर 2n हो गया या फिर उसी को डिवाइड कर दिए हमने 2 से, तो क्या हो जाएगा, जो भी वेक्टर n दिया हुआ है उसके वैल्यूज जो हो जाएंगे वो आधे हो जाएंगे, राइट। कीप इन माइंड दैट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर चेंजेस, इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम। तो यहाँ पे पॉलीगॉन्स पे क्या हो रहा था, अगर हम लोग पॉलीगॉन्स को डबल कर रहे थे x और y की वैल्यू को, तो पॉलीगॉन का जो डबल हो रहा था उसका शेप वैसा के वैसा रह रहा था। उसी के साथ अगर हम लोग उसकी वैल्यूज को आधा कर रहे थे एक्स और वाई की, तो क्या हो रहा था, उसका साइज जो है वो आधा हो रहा था, उसका शेप एज इट इज रह रहा था। तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो चेंज होगा, उसका डायरेक्शन जो रहेगा वेक्टर का वो एज इट इज रहेगा। तो अगर तुम लोग यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, लाइक अगर तुम लोग 2n कर रहे हो या फिर वही वेक्टर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा सिर्फ वही चेंज होगा। दैट मीन्स जो तुम्हारा आउटपुट रहेगा वो, बाकी जो वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा वो एज इट इज सेम रहेगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? If you want to increase all the components of vector n by 2, then simply add another vector whose components are equal to 2। मतलब अगर जितना भी बढ़ाना है तुम लोगों को, तो सिंपली तुम लोग क्या करोगे, उतने चीजें उसमें ऐड करते जाओगे। अभी अगर देखो यहाँ पे तुम लोग n के ऊपर अलग अलग परफॉर्मेंस कर रहे हो, मतलब अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। लाइक 2 3 4 तुम लोगों को दिया हुआ है, तुम 2 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हो, 3 को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हो, और 4 को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर रहे हो। मतलब तीनों भी वैल्यूज पे तुम अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, एक ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। वाई? क्योंकि पूरे तीनों जो वैल्यूज है उस पे तुम लोग अलग अलग वैल्यूज का एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। सेम लाइक पॉलीगोनल शेप्स पे जैसे होता था, वहां पे क्या होता था, अगर एक्स पे एक डिफरेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसी तरह से वाई पे एक डिफरेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो उसका जो शेप है वो भी बिगड़ जाता था। साइज तो चेंज होती ही होती थी, लेकिन जो शेप होता था पॉलीगॉन्स का वो भी जो है वो डिफर हो जाता था। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अगर तुम लोग एक ही नंबर ऐड कर रहे हो तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन सारे वैल्यूज पे अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इज इट क्लियर? मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर। Okay, now see the another topic, that is vector addition and subtraction. This is the easiest one. Simply तुम लोगों को subtract करना है और add करना है, और उसके कुछ laws है वो देखने हैं। तो देखो वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, दो वेक्टर्स दिए हुए तुम लोगों को, वेक्टर r, वेक्टर s।
आर प्लस एस करना है, दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो सिंपली तुम लोग क्या करोगे, पहले आर के लिए कुछ वैल्यू डिफाइन कर लो। जैसे यहाँ पे देखो आर के लिए उन्होंने क्या वैल्यू डिफाइन किए हैं, एक्स आर, वाई आर, जेड आर, ये 3 वैल्यूज दिए हुए आर के लिए। उसी तरह से एस के लिए डिफाइन कर लो। देखो यहाँ पे आर की जगह एस की जगह आर दिए उन्होंने, तो उसको एस, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखो आर के लिए उन्होंने क्या लिए, एक्स आर लिए, वाई आर लिए, जेड आर लिए। उसी तरह से एस के लिए क्या लिए, एक्स एस, वाई एस, जेड एस। तो ये दोनों के 3 वैल्यूज है। उसी तरह होगा आर प्लस एस का, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स आर प्लस एक्स एस, वाई आर प्लस वाई एस और जेड आर प्लस जेड एस। तो सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, दोनों के नंबर्स को ऐड कर देना है, जो भी दोनों की वैल्यू रहेगी उस पर सिर्फ एडिशन परफॉर्म होगा, दैट इजी, ठीक है। उसी तरह से अगर आर माइनस एस करोगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ क्या करोगे, एक्स आर माइनस एक्स एस, वाई आर माइनस वाई एस एंड जेड आर माइनस जेड एस। सिर्फ सिंपली उन दोनों के नंबर्स में क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर देखो एक लॉ रहता है, ये कम्यूटेटिव वगैरह ये लॉस तुम लोगों ने फिजिक्स में भी देखे हो, मैथमेटिक्स में भी देखे हो, तो राइट। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब क्या, अगर तुम लोग 1 + 4, 2 + 5, 3 + 6 करोगे तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो इक्वल्स टू उसका उल्टा रहेगा, मतलब 4 + 1 भी करोगे तो उतना ही मिलेगा। देखो उसका आउटपुट जो है वो गलत दिया है उसने, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस थिंग, ठीक है। तो देखो 4 + 1 और 1 + 4 भी उतना ही रहेगा, 2 + 5 और 5 + 2 भी उतना ही रहेगा। उसी तरह से 3 + 6 और 6 + 3 भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे आउटपुट पे करेक्शन कर लो, जो भी आउटपुट या फिर जो भी एडिशन का ये आ रहा है वो वहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये क्लियर है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पिक्चर शेयर कर रही हूँ। पिक्चर नजर आ रही है? ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या है उसका लॉ, या फिर उसकी एक तरह से फीचर, लाइक स्केलर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखो स्केलर सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है बट वेक्टर सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं हो सकता क्योंकि अगर वैल्यू और फिर छोटी हो जा रही है तो माइनस में वैल्यू आएगी, राइट। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 4 - 1 इज नॉट 1 - 4, राइट, क्योंकि 1 - 4 करेंगे तो हमको -3 मिलेगा उसकी वैल्यू, राइट। तो वो कम्यूटेटिव नहीं हो सकती, तो वो इज नॉट इक्वल्स टू। उसी तरह से 5 - 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 - 5, राइट। उसी तरह से 6 - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 - 6। मतलब क्या, जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है बट सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी, तो वो इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है। उसी के बाद देखो नीचे देखो फिगर दिख रहा है, फिगर 1.10.1 shows the graphical representation of vector r and s to the head of the vector r, the tail to the head of the vector r, the tail of the vector s is attached। तो देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, नॉर्मली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई है। ये तुम्हारा 3D प्लेन है एक, जिसमें x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। उस पे अगर तुम लोग कोई वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हो तो किस तरह से ड्रॉ किया है, देखो r + s का एक वेक्टर है, मतलब क्या, r के वैल्यूज को अलॉट करना है, s के वैल्यूज को अलॉट करना है, उसका जो एडिशन रहेगा वो जो वैल्यूज आएंगे वो अलॉट करके वो वेक्टर को ड्रॉ किया गया है। उसी तरह से देखो वहां पे क्या बोला हुआ है, टू द हेड ऑफ द वेक्टर r, r का जो हेड है, राइट, यहाँ पे देखो नजर आ रहा है, ये जो हेड है r का, दिस वन, वो r के हेड को s का टेल अटैच्ड है, ये s का टेल जो है वो r के हेड को अटैच्ड है। The resultant vector t is equals to r plus 1 is the addition of equivalent components of r and s together। तो ये जो वेक्टर मिला, अब देखो हमने r के वैल्यूज को अलॉट कर दिए, s के वैल्यूज को अलॉट कर दिए, तो इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यूज मिल रहे हैं वो रहेगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर एज अ होल r plus s, ठीक है। तो ये क्या मिला, एक ट्रायंगल के फॉर्म में तुम्हारा शेप बन रहा है, और ट्रायंगल इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, ये हमने देख चुके हैं पहले ही। क्यों? क्योंकि इसका हर एक वर्टाइज जो है एक इंडिविजुअल प्लेन पे फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अगर अभी तुम लोग देखोगे ये ट्रायंगल का हर एक वर्टाइज, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, स्टिल इट इज प्लेनर बिकॉज एटलीस्ट 2 प्लेन्स पे जो है वो उसका जो हर एक वर्टाइज है वो गिर रहा है, इसीलिए ट्रायंगल इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। तो ये हमने वेक्टर के हेल्प से फॉर्म किए हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर r दिया हुआ है, देन हमें एक वेक्टर s दिया हुआ, r का जो हेड है वही s का है टेल, और फिर इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है जो दोनों को अटैच्ड है, दैट इज r प्लस s। क्लियर है? उसी के बाद देखो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रोटेशन s इज शोन इन फिगर 1.10.2। देखो अब यहाँ पे और एक फिगर दी हुई है, दिस वन। तो यहाँ पे देखो रोटेशन बताया हुआ है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर रोटेशन s। किसका रोटेशन किए हमने? s का रोटेशन किए। तो सिंपली क्या किए, तो क्रिएट एन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर रिवर्स्ड। तो अगर हम लोग सारे कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दे या फिर माइनस में कर दे, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किए, दिस वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो अगर उसका रिवर्स करेंगे तो वो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव में मिलेगी, राइट? तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो अगर इस फॉर्म में अगर रोटेशन हो रहा है तो देखो क्या होगा, सारे वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। जो r प्लस एस हो रहा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r माइनस एस हो जाएगा, राइट? उसी तरह से जो हमारा r था वो ऊपर जा रहा है, राइट? यहाँ तो वो भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किए तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से r हमारा जो था, देखो s जो था उसका हेड था वो यहाँ पे क्या हो गया? नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी माइनस में फॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से जब रोटेशन करेंगे हम, तो रोटेशन में क्या करेंगे? हर एक वैल्यू को जो है वो नेगेटिव फॉर्म में लेकर आएंगे। दैट मीन्स क्या? उसका उल्टा, जो भी तुम्हारा एडिशन था, एडिशन ऑफ वेक्टर r प्लस एस, उसी को अगर हम सब्सट्रैक्शन में फॉर्म करेंगे तो सारे वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या प्रूफ कर रहा है कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? ओके, ठीक है। नाउ सी, नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? देखो, फॉर एनी गिवन पॉइंट p x y z, तो देखो अगर एक 3D प्लेन पे अगर कोई पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो तो वो पॉइंट के तीनों वैल्यूज होंगे, x वैल्यू भी होगी, y वैल्यू भी होगी, एज वेल एज z वैल्यू भी होगी। तो एक पॉइंट दिया हुआ है तुम लोगों को, पॉइंट इज p, सॉरी, उसके वैल्यूज है x y z। A position vector is created by assuming that p is the head of the vector and the origin is the tail of the vector। तो देखो एक पोजीशन वेक्टर इससे क्रिएट किए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो डायरेक्शन बताता है। नॉर्मली ये चीज याद रखो कि एक पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो हमें उसकी डायरेक्शन बताता है। जैसे इस फिगर में देखो, हर एक वेक्टर को एक एरो से डिनोट किया हुआ है। वो क्या कर रहा है? उस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है कि कौन से साइड में या कौन से डायरेक्शन में वो वेक्टर जा रहा है। तो पोजीशन वेक्टर्स आर आल्सो सेम, जो हमें डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? एक पॉइंट दिया हुआ है तुम लोगों को एक्स वाई जेड, उसी का पोजीशन वेक्टर क्रिएट किया हुआ है। अज्यूम क्या किए उन्होंने कि जो P रहेगा वो हेड ऑफ द वेक्टर रहेगा, राइट? मींस जहां पे एरो पॉइंट करेगा वो, और जो ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन बोले तो कौन सा रहता है? जो मिडल पॉइंट रहता है, ये वाला पॉइंट। तो जो ओरिजिन रहेगा वो वेक्टर का टेल रहेगा। ठीक है, ये अज्यूम किए हैं उन्होंने। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, तो नॉर्मली अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो 0 0 0 रहते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, राइट? ओरिजिन 0 रहता है हमेशा। तो अगर ओरिजिन पे उसकी टेल पड़ रही है तो ओरिजिन के तीनों वैल्यू क्या रहेंगे? 0 0 0 रहेंगे। और जो कंपोनेंट्स रहेंगे वेक्टर्स के, दैट मीन्स उसके जो हेड के वैल्यूज रहेंगे, जहां पे उसका हेड रहेगा, जिसको हमने अज्यूम किए एक्स वाई जेड के वैल्यू, तो वो वेक्टर का क्या रहेगा? उसके वैल्यूज रहेंगे एक्स वाई जेड। तो जो भी उसका नंबर हम उसमें डाल सकते। तो अगर इस चीज का मैग्नीट्यूड तुम लोगों को फाइंड करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम लोगों को फाइंड करना है, तो किस तरह से करोगे? डबल बार में तुम लोगों को क्या करना है? पी को डालना है। इसको हम लोग मॉड बोलते थे, बट दैट इज डबल मॉड, इट इज नॉट सिंगल मॉड। ये हो गया डबल मॉड इज इक्वल्स टू, क्या करोगे? किस तरह से फाइंड आउट करोगे? डबल मॉड इनटू पी, अंदर क्या लिखोगे? पी। पी क्यों? क्योंकि उसी पोजीशन वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डबल मॉड में p इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास हेड के ये तीन वैल्यूज है एक्स वाई जेड, तो अंडर रूट में हम लोग उसको स्क्वायर लगा रहे हैं, मतलब क्या? वो इक्वल हो जाएगा।
तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला। डबल मॉड में उस वेक्टर का, जो भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उसको लिखना है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर एक्स वाई जेड आर दी वैल्यूज ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, उसी के बाद देखो एक एग्जाम्पल भी उन लोगों ने दिए हैं जहां पे एक्स वाई जेड के वैल्यूज दिए हुए करेस्पॉन्डिंगली 3, 4 एंड 5। तो ये क्रिएट कर रहा है एक पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन को रिलेटिव है। सिमिलरली जैसे मैंने बताई, उसका जो हेड है वो है 3, 4, 5 के वैल्यूज पे अलॉट किया हुआ, और उसका जो टेल है वो ओरिजिन पे पड़ रहा है, और ओरिजिन के वैल्यूज क्या रहेंगे 0, 0, 0। उसी तरह से अगर हम लोगों को p का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो पहले p के वैल्यूज लिख लो, दैट इज 3, 4, 5। देन हम क्या करेंगे, डबल मॉड में p लगाएंगे, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आएगा, राइट, क्योंकि वो एक्स वाई जेड के वैल्यूज है। उसी तरह से सॉल्व कर दो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। उसको अंडर रूट में लिख दो, दोनों का एडिशन आ रहा है अंडर रूट 50, सॉरी तीनों का एडिशन अंडर रूट 50 इज इक्वल्स टू जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके वहां पे लिखनी है। तो इस तरह से ये होते हैं पोजीशन वेक्टर्स, और पोजीशन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग मॉड वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर है? ओके ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ओके, पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे? ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। पोजीशन वेक्टर्स देख लिए, जहां पे क्या होता है, जो पोजीशन डिनोट करता है किसी भी वेक्टर का, और उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं वो जस्ट हमने अभी देखे। ठीक है, तो अब देखो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे तुम लोगों ने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देखे रहोगे, कोई अगर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स अगर होता है तो वो कैसा होता है 0, 0, 0, और सिर्फ अंदर का जो उसका डायगोनल होता है उसमें 1, 1, 1 दिया होता है। मतलब ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, जहां पे 0, 0, 1 देते हैं, फिर 0, 1, 0 लिखते हैं एंड देन 1, 0, 0 लिखते हैं। तो जो डायगोनल फॉर्म होता है वो 1, 1, 1 होता है सिर्फ मैट्रिक्स का। यहाँ पे मैं बनाकर बताती हूँ तुम लोगों को। ये यूनिट मैट्रिक्स होता था, याद आया? जिसके बाकी सारे वैल्यूज जो होते थे वो जीरोस होते थे, और सिर्फ जो डायगोनल होता था वो होता था 1। ये चीज याद है यूनिट मैट्रिक्स क्या होता था? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो अगर तुम लोग देखो, अगर एक वेक्टर तुम लोगों को दिया हुआ है आई फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो दिया हुआ है 1, 0, 0, मतलब क्या, ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अगर यूनिट वेक्टर का तुम लोग मैग्नीट्यूड हमेशा फाइंड करने जाओगे तो वो हमेशा क्या रहेगा 1, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। जब भी यूनिट वेक्टर का नाम सुन रहे हो तो डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है 1, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, in vector multiplication unit vectors are very useful. Multiplication of vectors takes magnitude. If we use unity then multiplication becomes simplified. तो अगर हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में यूनिट वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं तो इट इज वेरी यूजफुल। व्हाई? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स टेक्स मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड लगता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ता है, राइट? जैसे हमने पीछे पोजीशन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड किए। लेकिन अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो हमको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब उतना तुम्हारा टाइम बच जाएगा। व्हाई? क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। दैट्स वाई हम लोग इजीली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं
वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। नाउ सी एप्लीकेशन वेक्टर्स आर यूटिलाइज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टू गिव ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स एंड वर्चुअल कैमरा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि गेम प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज है, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, राइट। तो अगर हम लोग किसी एप्लीकेशन में या किसी ग्राफिक्स में हम लोग यूनिट वेक्टर्स को या फिर पोजिशन वेक्टर्स को यूज कर रहे, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स को यूज कर रहे, तो वेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स जो वेक्टर रहेंगे वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एज वेल एज वो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड भी बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या जो भी वेक्टर रहेगा उसका। तो ये अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी गेम के अंदर या किसी ग्राफिक्स के अंदर, तो ये क्या चीजें बताएगा, सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है सरफेस पे वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स जो है, जैसे अगर किसी गेम में तुम लोग या फिर किसी ग्राफिक्स में तुम लोग सन की रोशनी बता रहे हो, सूरज की रोशनी बता रहे हो, तो वो कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, लाइट बल्ब बता रहे हो, टॉर्च की कोई रोशनी बता रहे हो, जो भी अगर लाइट सोर्स कोई डिनोट कर रहे हो वहां पे, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लाइट, या फिर अपर टू टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, क्या उसका डायरेक्शन रहेगा। तो ये भी कौन डिसाइड करता है, तुम्हारा वेक्टर्स डिसाइड करते हैं, एज वेल एज द पोजीशन ऑफ वर्चुअल कैमरा, कि वर्चुअल कैमरा कौन से पोजीशन पे प्लेस किया जाएगा, मतलब हमें गेम का किस तरह का व्यू आएगा। वर्चुअल कैमरा क्या होता है, जो व्यू हमें यूजर को नजर आता है वो होता है वर्चुअल कैमरा। तो वर्चुअल कैमरा इन 3D फॉर्मेट भी हो सकता है, इन 2D फॉर्मेट भी हो सकता है। 2D फॉर्मेट में बोले तो सिर्फ हमें सामने की स्क्रीन नजर आ रही है, ग्राफिक्स के पीछे की साइड हमें नजर नहीं आ रही। उसी तरह से अगर 3D वर्चुअल कैमरा है बोले तो वो तीनों साइड्स में घूम रहा है, मतलब हमें ग्राफिक्स की पीछे की साइड भी नजर आ रही है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ वर्चुअल कैमरा। तो ये भी कौन, हम किसके ऊपर बेस्ड रहता है, तुम्हारे पोजीशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, अगर ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स की जो ट्रायंगल के जो तीनों वेक्टर्स या फिर तीनों एजेस रहेंगे वो एक डायरेक्शन को डिनोट करेंगे, और फिर वो ऑब्जेक्ट या फिर वो साइड को अगर तुम लोग गेम में प्लेस करोगे कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उस शेप को, तो वो क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ योर वर्चुअल कैमरा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है कि ग्राफिक्स में किस तरह से वेक्टर्स को यूज किया जाता है। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, as unit vectors have length, so it reduces estimation time required for vector operations. The process of converting vector into unit vector is called normalizing. तो देखो, अगर वेक्टर्स के पास लेंथ है, अगर कोई भी वेक्टर की लेंथ होने ही वाली, राइट, सो इट रिड्यूसेस एस्टिमेशन टाइम फॉर वेक्टर ऑपरेशंस। तो वेक्टर पे अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उतना एस्टिमेशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर तुम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है, ये टर्म को याद रखना कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, उसी के बाद देखो, टू बी अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस कंसिडर अ वेक्टर आर एंड इट्स कंपोनेंट एक्स वाई जेड द मैग्नीट्यूड। तो देखो, अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है या फिर ये वेक्टर को हम लोगों का एक एक्शन इस पे परफॉर्म करना है, तो देखो टू बी अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, नॉर्मलाइजिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर कंपोनेंट्स बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किस तरह से होता है, अगर हमको कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, डिवाइडिंग अ वेक्टर कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो भी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा उससे वो वेक्टर के कंपोनेंट्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक वेक्टर है r और उसके कंपोनेंट्स दिए हुए तुम लोगों को x y z। तो सबसे पहला काम रहेगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, वाई, क्योंकि उसी मैग्नीट्यूड से हमें उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है, राइट। तो देखो वेक्टर r को रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस वन। ठीक है, इससे क्या होगा, हम लोग मैग्नीट्यूड उसका फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स क्या, आर यू, या जो भी तुम लोग सिर्फ आर भी लिख सकते हो, आर उसके बेस में उसने यू लिखा है, इज इक्वल्स टू, अब क्या किए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिए। ठीक है,
तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी उसके वैल्यूज रहेंगे दिस वन, उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, उस आर के मैग्नीट्यूड से, जो भी मैग्नीट्यूड मिला हमें, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे। अब ये 1 अपॉन के फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एक्स वाई जेड अपॉन आर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 वैल्यूज है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, राइट। ये मैथ्स में पढ़ चुके हैं तुम लोग। 1 अपॉन हम लोग क्या करेंगे, उसका मॉड लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड डिवाइड हो रहा है तुम्हारे मॉड आर से, मतलब क्या, तुम्हारे मैग्नीट्यूड से। तो फर्स्ट स्टेप तुम लोगों ने क्या किए, जो भी वेक्टर आर था उसका क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए। मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करोगे, डबल मॉड में आर को प्लस करना है और उसके वैल्यूज को अंडर रूट में स्क्वायर उसका फाइंड करना है, एडिशन स्क्वायर का। देन क्या करेंगे हम लोग, उसका जो मैग्नीट्यूड मिला है उससे उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देंगे, ये हुआ सेकेंड स्टेप। उसके बाद देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर यू इज 1, सपोज तुम लोगों का जो मैग्नीट्यूड मिला वो 1 मिला, तो देखो क्या कर रहा है वो, ये जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये यहाँ पे जो लिखे हो इसी को सिंप्लीफाई कर दो, मतलब क्या, अंडर रूट में आएगा x अपॉन मॉड आर, राइट, प्लस y अपॉन मॉड आर प्लस z अपॉन मॉड आर, और दोनों को, तीनों को ब्रैकेट स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। वाई, बिकॉज हमारे पास आर की जो मॉड की वैल्यू है या फिर फॉर्मूला है वो कौन से फॉर्मेट में है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वही सेम चीज को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में, जो हमें आर यू मिला उसको हम लोग प्लेस कर दे रहे, मतलब क्या, वो डिवाइड हो जाएगा एक्स अपॉन मॉड आर द होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन मॉड आर द होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन मॉड आर द होल स्क्वायर, ठीक है। उसी के साथ क्या होगा, अगर हम लोग एक्स वाई जेड को अलग से निकाल रहे, मतलब क्या, 1 अपॉन यहाँ पे जो जितने भी आर है वो क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकाल रहे, रूट के बाहर निकाल रहे, उसको कॉमन में लिख रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड आर, और ब्रैकेट में या फिर अंडर रूट में क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ आर वेक्टर आर इंटू यूनिट फॉर्म, ठीक है। अगर कोई नंबर के फॉर्मेट में तुम लोग ले रहे हो, ये तो सिर्फ फॉर्मूला था कि किस तरह से होता है, अगर वहां पे कोई 3 नंबर्स दिए हुए तो किस तरह से परफॉर्म होगा, सपोज आर वेक्टर के वैल्यूज दिए हुए हैं 1 2 3, तो मॉड आर फाइंड करोगे पहले, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करोगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 14। फिर अगर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आर बेस में यू लगाओगे, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 14, डिवाइड कर देना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है किसके वैल्यूज को, आर के वैल्यूज को, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई या फिर सॉल्व करना है, तो जो भी तुम लोगों को वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। ये फॉर्मूला या फिर ये एग्जाम्पल क्लियर है। ओके, इसमें अगर कोई इश्यू रहेगा तो फिर मुझे मैसेज करके पूछना, ठीक है। ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हुआ है, ये मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, वहां पे भी अगर कोई इश्यू आ रहा है तो जाके देख लो, अगर कुछ चीज नहीं समझी, और बाकी लोगों को भी बता दो जो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं इस क्लास में, जैसे मारिया, शौकत, मोहम्मद, उन लोगों को बोलो यूट्यूब पे जाके वीडियो को देख ले, ठीक है। तो चलो, बाय बाय।